तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जेरियाट्रिक मेडिसिन के विषय। तो जेरियाट्रिक मेडिसिन क्या है? स्टडी ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेरियाट्रिक मेडिसिन। वृद्धों की जो मेडिसिन के स्टडी को हम लोग जेरियाट्रिक मेडिसिन बोलते हैं। जिसे वृद्ध होने के बाद जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेरियाट्रिक मेडिसिन। और वृद्ध से रिलेटेड जो भी नर्सिंग है उसको हम लोग बोलते हैं जेरियाट्रिक नर्सिंग। उसके केयर से रिलेटेड हो गया, उसके डिजीज़ के रोकने से रिलेटेड हो गया, डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, प्रिवेंशन उससे रिलेटेड, उसके कॉम्प्लिकेशन को कैसे रोल, और नर्सेस का क्या रोल है, इस सब के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेरियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है। अब बात है कि वाई जेरियाट्रिक मेडिसिन इज इम्पॉर्टेंट। जेरियाट्रिक मेडिसिन क्यों इम्पॉर्टेंट? इसीलिए कि जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप करता है, तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्री है एंड हाईली डेवलपिंग कंट्री। ठीक। अब डेवलपिंग कंट्री का क्या उसका फ़ायदा है? क्योंकि आपका जो प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है, जो अर्न कर रहा है, जो कमा सकता है, जो इंडियन इकोनॉमी में सहभागिता कर सकता है, उसका परसेंटेज इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका 60 से कम था, अभी 65 से ऊपर है। एवरेज इंडियन लाइफ 65, इंडियन गवर्नमेंट ने 65 फिक्स किया हुआ। तो अब लोग ज़्यादा जी रहे हैं, तो जो एजिंग का जो प्रॉब्लम है वो तो नेचुरल चीज़ है कि एक न एक दिन हर किसी को उम्र बढ़ना है और बूढ़ा उसको होना है। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ है। किसी भी चीज़ के लिए अगर पौधा छोटा है, बड़ा होगा, एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, फल देगा, उसको कुछ दिन के बाद वो डैमेज हो जाएगा, सूख जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है किसी भी चीज़। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा, वो धीरे धीरे उसमें चेंजेज होते जाते हैं। ठीक है। तो अब ये समझना है, सिस्टम वाइज हम लोग समझेंगे कि किस सिस्टम में क्या क्या एज के अनुसार जो है चेंजेज आता है। ठीक है। कुछ नॉर्मल चेंजेज है, कुछ डिजीज कॉज करता है, तो कुछ डिजीज जो है वो जेरियाट्रिक एज ग्रुप में ही कॉमन है। जैसे गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये आपका ओल्ड एज में कॉमन है। ठीक है, ज़्यादा उम्र के लोगों में। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वैसा कंडीशन बोन का है जिसमें बोन का क्षय होता है, मतलब बोन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसमें उसका फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये ज़्यादा कॉमन है फीमेल में, और उसका फीमेल हार्मोन एज सच की एज के बाद धीरे धीरे कम जाता है, उसका इफेक्ट बोन पे पड़ता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में ज़्यादा होता है। स्पेशली वो हिप को और स्पाइन को, हिप हुआ और स्पाइन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये हो गया आपको जेरियाट्रिक स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है। तो अब जेरियाट्रिक में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सिस्टम में कैसे क्या इन्वॉल्व है। इसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या एज के अनुसार चेंजेस होता है। तो नेचुरल क्या है? जैसे नॉर्मल एजिंग में जैसे आदमी नॉर्मली बूढ़ा हो रहा है, धीरे धीरे उसका क्या होता है कि नींद जो है, स्लीप का ड्यूरेशन, नींद कम जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मेमोरी कम जाएगा। ठीक है। तीसरा चीज़, अगर कोई रिस्क फैक्टर है, डिप्रेशन ज़्यादा कॉमन है। चौथा चीज़,
एपेटाइट कम जाता है, भूख कम जाता है, ठीक है। और 5वां मेमोरी लॉस होगा। मेमोरी लॉस के साथ कॉम्प्रिहेंशन भी लॉस होता है, यानी कि काम करने का जो कोऑर्डिनेशन है वो चीज़ कम होता है। ये नॉर्मल एजिंग से इतना चीज़ होता है। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, माने ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज है, वो क्या क्या कॉमन है आपका इसमें ओल्ड एज। तो पहला सबसे कॉमन है आपको डिमेंशिया। डिमेंशिया न्यूरोसाइकेट्री में पढ़ाए हैं। व्हाट इज डिमेंशिया? हाँ, डिमेंशिया माने लॉस ऑफ मेमोरी। साइकोसिस मीन्स हाँ, रास्ते में चलता है, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसको किसी स्थिति में लॉस ऑफ इनसाइट माने बुद्धि विवेक को खो जाना, वो होता है आपको साइकोसिस में। डिमेंशिया होगा, साइकोसिस। न्यूरोसिस क्या है? जैसे ब्रेन में कोई चीज। न्यूरोसिस ब्रेन का वैसा कंडीशन है जिसमें इनसाइट इंटैक्ट रहता है, उसको पता है कि होश हवास में है, आपको पहचान रहा है, जान रहा है, कर नहीं पाता, लेकिन उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। जैसे क्लेप्टोमानिया, मानिया की बीमारी, ठीक है। और ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्लेप्टोमानिया मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को चुराने की आदत। तो वो होश हवास में है, सब कुछ समझदार है, कोई और दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक अंदर से इंस्टिंक्ट है, उसका ऐसा हैबिट है कि उसको अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कोई चीज़ चुराने से। हैबिट इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो अब डेंजरस हो गया, वो पैथोलॉजिकल हो गया, वो एक बीमारी का रूप है। तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोसिस। तो 3 कैटेगरी हुआ आपका, ठीक है। डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, साइकोसिस, लॉस ऑफ इनसाइट, होश हवास खो देना, और न्यूरोसिस, होश हवास तो पता है लेकिन साथ में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, लाइक योर ओसिड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, टिक्स, ट्रेमर, इसेंशियल ट्रेमर, बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो ये सब आपका ओल्ड एज में कॉमन है। पार्किंसन डिजीज एक बीमारी है, ओल्ड एज में ज़्यादा आता है। हाँ। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि हाथ हिलने लगता है, ऐसे ऐसे हाथ हिलेगा और साथ में आदमी चल नहीं पाता। स्टिफनेस ऑफ गेट माने चलने में रुकावट, साथ में हाथ हिलना, जिसको हाथ हिलने की कंडीशन में वो क्या बोलते हैं? ट्रेमर बोलते हैं। तो ट्रेमर 2 टाइप का होता है, ठीक है। ट्रेमर मीन्स हाथ जैसे कांप रहा है, ऐसे ऐसे कांप रहा है, ऐसे कंडीशन को हम लोग ट्रेमर बोलते हैं। ट्रेमर 2 टाइप का होता है। स्टैटिक ट्रेमर माने स्थिर होने के समय आपको हाथ हिलेगा, जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, हाथ आपका स्थिर है लेकिन हिल रहा है। दूसरा कंडीशन है कि ग्लास पकड़ने गए, आप देखते हो कि ग्लास पकड़ रहा है, हाथ हिल रहा है। ग्लास पकड़ने गए, ग्लास के साथ हाथ हिल रहा है। हाँ, कोई आप ग्लास पकड़ने जाए, कोई काम करने गए, आप पेंसिल पकड़ने गए, हैंड राइटिंग लिखने गए, हाँ, चाय भी नहीं पी पाता है, उसको बोलते हैं इंटेंशन ट्रेमर। माने हाँ, एक तो हाथ स्थिर रखे हैं तब हो रहा है, और एक आप कोई काम करने जा रहे हैं तो हो रहा है। 2 टाइप का ट्रेमर है, स्टैटिक ट्रेमर और इंटेंशन ट्रेमर। स्टैटिक ट्रेमर स्थिर हाथ रखने पे होगा, और इंटेंशन ट्रेमर काम करने जाने के बाद, ठीक है। पार्किंसन डिजीज में स्टैटिक ट्रेमर होता है, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज में क्या क्या होगा? ट्रेमर होगा, रिजिडिटी होगा। रिजिडिटी माने आपका जो हाथ है पूरा फिक्स हो गया, रिजिड हो गया, टाइट हो गया, ठीक है, जिससे आप चल नहीं पा रहे हैं, पैर से चल नहीं पा रहे, इतना टाइट हो गया कि चल नहीं पा रहे। और तीसरा है मास्क फेस, माने आपका जो फेस है उसमें कोई अपीयरेंस नहीं। ये सब सिम्टम है आपको पार्किंसन। तो पार्किंसन
भी ओल्ड एज में बहुत हाँ कॉमन है, ठीक है। तो और तीसरा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? सीवीए। सीवीए माने सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको आम भाषा में स्ट्रोक कहते हैं, पैरालिसिस, ठीक है। तो पैरालिसिस होता है दो टाइप, ठीक है। एक को बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक और एक को बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेज इस्कीमिक में क्या है? इस्कीमिक में है कि आर्टरी जो है, जो ब्लड सप्लाई करता है, वो ब्लॉक हो गया, किसी कारणवश ब्लॉक हो गया, रुक गया, वहाँ ब्लड का सप्लाई आपका बंद हो गया, उसके बाद ब्रेन आपका डैमेज हो गया। ये हो गया इस्कीमिक। ये 80 to 85% में होता है, सबसे कॉमन है। दूसरा क्या है? हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक में वो जो आर्टरी है वो फट गया तो ब्लड है उससे बह गया, ब्रेन में पूरा फैल गया, वो बोलते हैं, उसका है हेमोरेजिक स्ट्रोक। उसका परसेंटेज है 15 से 20%, 15 to 20% वो होता है। तो सबसे कॉमन आपका हो गया इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक हो गया 15 to 20%। अब मैनेजमेंट दोनों का अलग अलग, मैनेजमेंट दोनों का अलग अलग इसलिए है क्योंकि दोनों का स्ट्रोक का तरीका भी अलग अलग है। एक आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है और एक आर्टरी ही फट गया। तो आर्टरी को ब्लॉक जो किया है उसको हम दवा देंगे कि आर्टरी क्या हो जाए, खुल जाए, नॉर्मल हो जाए। जो ब्लॉक है वो खुल जाए। तो ब्लॉक कैसे खुलेगा? ब्लड जा नहीं रहा है, तो ऐसा दवा देंगे जो उस ब्लॉक को घुला दे, क्लियर कर दे। ब्लड को पतला होने वाला देंगे जिससे वो ब्लॉक है वो घुल जाए, आसानी से हो जाए। ये हो गया इस्कीमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट है हेमोरेजिक। हेमोरेजिक का क्या ट्रीटमेंट है कि अब कुछ नहीं बचा है, ब्लड जितना फट के आर्टरी से ब्लड जितना निकलना था ब्रेन में फैल गया, ठीक है। अब अगर छोटा आर्टरी फटा है तो थोड़ा सा ब्लड निकला, तो शरीर का एक अपना कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसके साथ वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। तो अगर हल्का सा ब्लड है तो ब्रेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो धीरे धीरे ब्रेन उस ब्लड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा है कि ब्लड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ब्रेन इतना, जैसे ब्रेन तो एक क्लोज चीज़ है और इसके अंदर में ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या होगा, अंदर में जितना ब्लड रहना चाहिए उससे ज़्यादा ब्लड अब हो गया, तो वो क्या करेगा, ब्रेन पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। तो प्रेशर एक लेवल तक ब्रेन झेल सकता है, तब तक भी आपको ब्रेन खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो देखना होता है कि कितना प्रेशर बढ़ रहा है और कितना उसका कुछ साइन एंड सिम्टम है। जैसे बहुत प्रेशर बढ़ेगा तो उल्टी होगा, बेहोश हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। क्या ब्रेन का एक एरिया है जिसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा भी ब्लड अगर है, बेस ऑफ द ब्रेन, वहाँ पे अगर आपका हेमोरेज हो गया तो वहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा सा भी ब्लड होगा तो वो आपका ज़्यादा कंप्रेसर डालेगा, वो ज़्यादा डैमेज करता है। तो वहाँ बोला जाता है कि थोड़ा सा भी अगर ब्लड हो तो वहाँ आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जहाँ मोस्ट कॉमन एरिया है ब्लीडिंग का, वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर ब्लड अगर रिश्ता है तो वहाँ पे कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड अगर रिस गया, बहुत मेजर आर्टरी आपका अगर फट गया, तो आपको क्या करना है कि उसको अब ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करके उसको निकाल लेना, ठीक है। तो निकाल के और
उसको उसको निकाल के आपको क्रैनियोटोमी बोलते हैं, उस ऑपरेशन को क्रैनियोटोमी करके ब्लड को आपको बाहर निकाल लेना। उसके बाद एक ऐसा दवा देते हैं जिसको मैनिटोल बोलते हैं। मैनिटोल भी हमने मेडिसिन में पढ़ाया है। एक दिन मेडिसिन में ड्रग्स पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सा ड्रग्स कौन कौन बीमारी में यूज़ करते हैं और कैसे कैसे देना है कोई भी ड्रग, ठीक है। तो अब हो गया कि आपको ब्लड बहुत ज़्यादा है, उसको क्रैनियोटोमी करके ब्लड निकाले, और एक ऐसी दवा है जो ब्रेन के प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। तो कम करेगा, मैनिटोल देते हैं। मैनिटोल बहुत फास्ट देते हैं, ठीक है। अब पेशेंट ज़्यादा दिक्कत में है तो 200 ml दिन में 3 बार देते हैं, और नहीं तो 100 ml दिन में 3 बार देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंजेस मैनेजमेंट ऑफ योर स्ट्रोक, ठीक है, और ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ब्रेन में ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होता है, ठीक। ये नेचुरल चीज। अब देखिए आइज में क्या क्या होगा, ठीक है। आइज में सबसे कॉमनेस्ट बीमारी ओल्ड एज में क्या है, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा कॉमन है ग्लूकोमा हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो सकता है, रेटिना डिटैचमेंट हो सकता है, रेटिना की कोई डिजीज हो सकती है, ठीक है। ट्रोमेटिक आई हो सकता है, आँख में चोट लग गई, ठीक है। तो ये सब आपको आइज का प्रॉब्लम है ओल्ड एज, ठीक है। देन अब कैटरेक्ट क्या है, मोतियाबिंद क्या है, मैंने उसमें क्या दिक्कत होती है और आपको कैसे मैनेजमेंट करना है और कैसे अप्रोच करना है। मोतियाबिंद, अच्छा, आँख में जो है, आँख का क्या क्या पार्ट है पहले उसको समझ। तो जैसे आपका ये आईलिड है, ठीक, ये है आई लैशेस, अपर आईलिड, लोअर आईलिड। तो ये आँख का पर्दा अगर नीचे, ये आईलिड अगर डाउन हो गया, ऐसे अगर डाउन हो गया, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये आँख का अगर ये आईलिड अगर डाउन हो गया, ऐसे ऐसे तो ओपन होना चाहिए, लेकिन किसी किसी का देखिएगा ये डाउन रहता है, इतना से ज़्यादा नहीं खुलता है। नहीं, ऐसे भी ये खुलेगा ही नहीं, ऐसे डाउन रहता है, तो इसको बोलते हैं टोसिस। हाँ, और एक कंडीशन है कि आँख टेढ़ा रहता है, जैसे ये सामने दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा सा घुमा हुआ ऐसे दिख रहा है, ऐसे करके टेढ़ा, जैसे इस साइड ऐसे करके, हाँ, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्क्विंट। क्या बोलते हैं, स्क्विंट। इसको, ये पर्दा गिर गया, आईलिड गिर गया, तो बोलेंगे क्या, टोसिस। और आँख का जो मूवमेंट अगर टेढ़ा हो गया, इसके कंडीशन को बोलते हैं स्क्विंट, ठीक है। तो अब देखिए कि ये आई जो है ब्लैक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। ये इसमें नॉर्मली देखने से, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये जो ब्लैक एरिया है और एक वाइट एरिया है, ठीक है, दो ही एरिया है देखने से नॉर्मली। इस ब्लैक वाइट को एक आपको पता नहीं चल रहा है, एक लेयर है जिसको कवर किए हुए, एक झिल्ली है, ठीक है, लाइनिंग एकदम झिल्ली एकदम पतला हुआ, आपको दिख नहीं रहा है। तो उस झिल्ली को बोलते हैं कंजंक्टिवा। हाँ, और वो प्रोटेक्टिव है, आपकी आँख को बचा रहा है वो, जिसे कभी चोट लगेगा तो जल्दी वही फटेगा, उसी में रिएक्शन होता है, उसी में इन्फेक्शन होता है। जैसे आँख चिपक रहा है, हाँ, रेडनेस हो रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये है, वैसे कंडीशन को बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवा में इन्फेक्शन और रेडनेस हो गया तो हो गया कंजंक्टिवाइटिस। और एक जो वाइट एरिया जो है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। वाइट एरिया जो देख रहे हैं वाइट, ये है स्क्लेरा, ठीक है। और जो ब्लैक एरिया है,
बड़ा सा जो ब्लैक एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर का जो पर्दा है, और ये इसमें काला में भी काला है, छोटा सा है, ठीक है, वो है प्यूपिल, पुपिलरी एरिया बोलते हैं। उसी के पर्दे के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो फिर वो जितना, हाँ, जितना वो खुलेगा उतना हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। ये तो सामने से दिख रहा है, ठीक है। इसके पीछे जो है, इस सब के पीछे है आपको लेंस, इसके पीछे लेंस है, और लेंस हैंग करते रहता है, ठीक है। पुपिलरी मसल्स से वो दोनों तरह ऐसे खींचा हुआ करके इसके पीछे हैंग कर रहा है, ये पुपिलरी एरिया के पीछे। और सबसे इसके पीछे जो है वो है रेटिना। ऐसे आम भाषा में काले वाले को रेटिना बोलते हैं। नहीं, काला वाला रेटिना नहीं है, ये है कॉर्निया, ठीक है। उसके पीछे है लेंस, और सबसे पीछे है रेटिना। वो सिर्फ जरूरी है। हाँ, एकदम पीछे है, और वो ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। वहाँ है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब समझना है डिफरेंट लेवल। अब दो गैप है अंदर में, एक को बोलते हैं इंटीरियर चेंबर, दूसरे को बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर। तो इंटीरियर चेंबर कौन हुआ? जो आपको सामने से लेकर के लेंस के बीच का एरिया। लेंस तो बीच में आ गया, ठीक है। अगर लेंस बीच में आता है तो वो अंदर की चीज़ों को दो भाग में डिवाइड कर दिया। लेंस आगे का हो गया इंटीरियर, और लेंस के पीछे का हो गया मतलब लेंस पार्टीशन हो गया, लेंस पार्टीशन हो गया। लेंस के पीछे का एरिया पोस्टीरियर, और उसके पीछे रेटिना, ठीक है। और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी ये आपका आई का एनाटॉमी ये है, ठीक है। अब व्हाट इज कैटरेक्ट? अब समझ में आएगा कि कैटरेक्ट क्या है। कैटरेक्ट एक डिजीज है जो लेंस को, इट इज अ डिजीज ऑफ लेंस। ये आँख के आगे से उसको कोई मतलब नहीं है कैटरेक्ट। वो इसीलिए लोग कहता है ना कि लेंस बदलना है, लेंस बदलता है, किस अरे महंगा वाला लेंस लगा लें, सस्ता वाला लगा लें, कौन सा लगवा लें। तो कैटरेक्ट ये मोतियाबिंद क्या है? ये डिजीज ऑफ आइज एंड डिजीज ऑफ लेंस, ये लेंस की बीमारी है। तो एज होने से क्या होता है कि लेंस का जो ट्रांसपेरेंसी है, माने कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब कोई चीज़ को आप आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी, ठीक है। तो वो लेंस का एज होने से कारण वो लचीलापन, वो पारदर्शिता, वो उसका टेक्सचर वो पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इस एरिया से, काला वाला एरिया से आप अंदर देख रहे हैं, और वो जो आपका जो देखने का जो लाइट है वो लेंस ऐसा हो गया कि वो अंदर रेटिना पे जाने ही नहीं दे रहा है, वो रोक दे रहा है कि बीच में पर्दा है, पार्टीशन, तो ना रेटिना पे वो आपका जाएगा ना आप अच्छे से देख पाइए, ठीक है। तो ये कैटरेक्ट जो है डिजीज ऑफ लेंस है। तो उससे क्या होता है कि आपका धुंधला दिखेगा। क्या दिखेगा? कोई भी चीज़ क्लियर रूप से नहीं दिखेगा, दिखेगा हाँ, धुंधला दिखेगा, और विजन पुअर होता है, पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, जब तक उसमें कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट नहीं हो जाए, लेंस गिर जाए, उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, या और कोई कैटरेक्ट के कारण ग्लूकोमा ना हो जाए। ग्लूकोमा क्या है? आँख के अंदर अभी बताए इंटीरियर चेंबर है, पोस्टीरियर चेंबर। तो आँख के अंदर एक फ्लूइड है पानी की तरह से, ठीक है। तो आँख के अंदर जो पानी है उसका एक अपना प्रेशर है, वो है 12 से लेके 15-16 तक mmHg तक का उसका पावर है,
उसका आपका प्रेशर, उससे अगर प्रेशर उसका बढ़ गया तो वैसे कंडीशन को हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। आँख के प्रेशर, 15 से 20 आँख के प्रेशर के बढ़ जाने की कंडीशन को हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। आँख की कंडीशन को, आँख के प्रेशर आँख के प्रेशर बढ़ जाने के कारण कंडीशन को हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। कंडीशन को ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी कारण हो, कारण अगर बहुत सारा है, जैसे दो चीज़ है। अब वो जो फ्लूइड जो है अंदर में, उसका दो चीज़ है, आँख में बनता भी वहीं पे है और ड्रेन भी करता है वहीं से। बना एब्जॉर्ब हुआ, बना एब्जॉर्ब हुआ। अब मान लेते हैं कुछ ऐसा सिस्टम खराबी हो गया कि बन तो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो क्या होगा? माने एक्वस उमर ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाए। तो अब आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या हो गया? बढ़े। उसी के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। अब आपका लेंस ठीक है, कॉर्निया ठीक है, पर्दा ठीक है, लेकिन आपका रेटिना में प्रॉब्लम है, तो जो पिक्चर बनाएगा, जो ब्रेन को मैसेज देता है देखने के लिए, वो है रेटिना। ठीक है, वो मेन है। अब आपको रेटिना ठीक था तो धुंधला भी दिखाई दे रहा था कैटरेक्ट से, और अगर रेटिना खराब हो गया तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेन काम है देखने का, परसेप्शन, ब्रेन को मैसेज देना वो काम है। हाँ, रेटिना। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका हो गया कि ओल्ड एज में आईज में आपको क्या क्या चेंजेज आए। ठीक, अब ईयर में क्या क्या है? ईयर में आएगा कि नॉर्मली जिनका एज 70 से ज़्यादा हो जाता है, उसको कम ही सुनाई देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेनाइल डेफनेस, माने एज के अनुसार डेफनेस जो होता है। नहीं, अब डेफनेस जो है, बहरापन दो तरीका का होता है। ठीक है, दो तरीका का है। एक को बोलते हैं सेंसरी न्यूरल लॉस, सेंसरी न्यूरल डेफनेस। एक को बोलते हैं कंडक्टिव डेफनेस। तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस का मतलब हो गया कि जो नर्व है, जो कॉक्लियर नर्व है, ठीक है, वो डैमेज है। वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व है, वो डैमेज हो गए, या उसके पाथवे में अगर कुछ ऐसा हुआ तो जिसके कारण आपको सुनाई नहीं देगा, वो हो गया आपको सेंसरी न्यूरल डेफनेस। और सपोज कान का पर्दा फट गया, कान में कुछ गंदगी फंस गया, कान का जो कान का जो चदरा होता है उसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। वहाँ पे बोन्स रहता है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, 3 बोन रहता है। अगर बोन में मान लें अलाइनमेंट हो गया, बोन घिस गया, ये सब कंडीशन में आपको होगा कौन सा लॉस? कंडक्टिव लॉस, कंडक्टिव डेफनेस इससे हो। ठीक है, और एक होता है, कॉमन है, आजकल बहुत हो रहा है, दैट इज योर वर्टाइगो। ठीक है, वर्टाइगो माने चक्कर आना। ठीक है, तो ये ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, क्योंकि ये ईयर की वजह से, हाँ, ईयर की वजह से होता है। और ईयर और ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, वो दोनों मिल करके बॉडी के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर ईयर में प्रॉब्लम हुआ या ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ या दोनों किसी एक में प्रॉब्लम हुआ तो आपको चक्कर आएगा। तो ये होता है आपको ईयर में प्रॉब्लम।
ठीक है, आई हो गया, ब्रेन हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। बाकी अभी क्लास में दूसरा करेंगे, दूसरा सिस्टम।